लेकिन एक बार जब उनकी दीर्घायु अपने अंत तक पहुंचने लगी और यदि वे इसे तोड़ नहीं सके तो एक जियानेटियन विशेषज्ञ भी बहुत बूढ़ा हो जाएगा। एक बार जब कोई व्यक्ति जियानेटियन क्षेत्र में पहुंच जाता था तो उसे देखकर उसकी उम्र का अनुमान लगाना अनिवार्य रूप से असंभव था। कुछ लोग बहुत बूढ़े दिखते थे, लेकिन उनकी उम्र केवल कुछ शताब्दियों की होती थी, क्योंकि उनकी प्रतिभा बहुत कम थी और इसलिए वे केवल 60 या 70 के दशक में जियानेटियन क्षेत्र में पहुंचते थे। इसके अलावा एक बार जब आप जियानेटियन क्षेत्र में पहुंच गए तो वहां अनगिनत युवा थे। यही कारण था कि अधिकांश महिला साधक जियानेटियन क्षेत्र को अपना अंतिम लक्ष्य मानती थीं। जियानेटियन क्षेत्र में एक व्यक्ति की लंबी उम्र लगभग 1000 साल होगी। इसके अलावा पहले 800 वर्षों के दौरान आपकी उपस्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा। कौन सी सुंदरता उस प्रलोभन का विरोध कर सकती है? उनके लिए सबसे भयानक बात यह थी कि धीरे धीरे उन्हें शक्तिहीन रूप से बूढ़े और मुरझाए हुए अवस्था में देखना था। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए राघव ने औषधीय सामग्री को सीधे आदिम अराजकता स्थान में रख दिया। आदिम अराजकता स्थान वास्तव में राघव के खजाने की खान थी। यह कहा जा सकता है कि आदिम अराजकता स्थान के बिना राघव के पास अपने जीवन काल में असुरा सुथरा बॉडी आर्ट को अपने शिखर तक विकसित करने का शून्य मौका होगा। बाकी सब तो छोड़िए, सिर्फ अलियोथ स्टार ने ही उसे पूरी तरह से अटका दिया था। कदिलिन फल मूलतः विलुप्त हो चुका था। हालांकि उसे एक पेड़ मिल गया था, लेकिन यह देखते हुए कि उसे कितने कलिन फलों की जरूरत थी, वह कम से कम कई सहस्राब्दियों के बिना अलियोथ स्टार को पूरी तरह से संघनित नहीं कर पाता। राघव को अचानक लगा कि आदिम अराजकता वाले स्थान में कुछ अजीब है। फिर उसने देखा कि किसी अज्ञात समय पर एक अजीब सा छोटा पेड़ दिखाई दिया था। वह पेड़ काली मिट्टी के बीच में उग रहा था। यह 3 मीटर ऊंचा था और रून ने इसे पूरी तरह से ढक रखा था, जिससे एक अजीब सी आभा फैल रही थी। क्या? राघव कई पलों तक अवाक रह गया, यहां तक कि उसकी जीभ भी गांठ जैसी लग रही थी। वह पूरी तरह सदमे में था। उस छोटे से पेड़ पर बहुत सारे पत्ते थे, सभी ताड़ के पेड़ के आकार के। हालांकि उन पत्तों के प्रत्येक पत्ते में एक रून था। यह वही रून था जिसने उसे बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वे रून बहुत परिचित थे। वे स्वर्गीय दांव रून थे जो शकेश की मृत्यु के बाद शून्य में छोड़े गए थे। उस समय राघव ने सोचा था कि वे स्वर्ग और पृथ्वी पर लौट आए हैं। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि उस समय आदिम अराजकता मन का थोड़ा कांप रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उन ऋणों को अवशोषित कर लिया हो? और फिर राघव इस पेड़ को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। यह भयानक काली मिट्टी स्वर्गीय दांव ऋणों को भी निगल सकती है। स्वर्गीय दांव ऋण सेलेस्टियल्स के मुख्य ऋण थे। सेलेस्टियल्स ने उनका उपयोग स्वर्गीय दांव की मदद के लिए किया, जिससे उस अभिव्यक्ति का निर्माण हुआ जिसे स्वर्गीय दांव की पुकार के रूप में जाना जाता है। यह एक मछली का उपयोग करके अधिक मछलियों को आकर्षित करने के समान था, लेकिन ये ऋण स्वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते थे। राघव की मौजूदा ताकत के साथ उन्होंने अभी भी उसे दबा दिया। हालांकि चूंकि उसने जीवन भाग्य सितारा को संघनित कर लिया था, इसलिए वह मुश्किल से ही इसका विरोध कर पाया। फिर भी इन ऋणों का विरोध करना इन ऋणों को दबाने का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। उन्हें अधीन होने के लिए मजबूर करना तो दूर की बात थी, लेकिन आदिम अराजकता अंतरिक्ष किसी तरह ऐसा करने में कामयाब रहा था और इसके अलावा इसने इस रहस्यमय पेड़ को उगाया था। एक वृक्ष? राघव के दिमाग में अचानक एक विचार आया। क्या यह पेड़ अंततः फल देगा? अगर यह अब मुझे समझ में आया। मो परिवार की विरासत के दौरान आदिम अराजकता स्थान इसके लिए स्वर्गीय दांव बीज को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि कैसे जब उसने स्वर्गीय दांव बीज प्राप्त किया था तो उसने उसके द्वारा परिष्कृत होने से इनकार कर दिया था, लेकिन आदिम अराजकता मनका के एक मामूली विचार के साथ यह काली मिट्टी में खींचा जाने वाला था। उसने मान लिया था कि यह जीवन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और यह पूरी तरह से बर्बादी होगी। इसीलिए उसने मुकेश के शरीर में दांव बीज डालने का फैसला किया था। आदिम अराजकता मनका
तुम किस तरह का अस्तित्व हो? राघव ने बड़बड़ाया। आदिम अराजकता मनका की शक्ति बहुत अधिक स्वर्ग विरोधी थी। यह न केवल वनस्पति को तेजी से बढ़ने दे सकता था, बल्कि यह स्वर्गीय दाऊस की ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता था। यह इतना शक्तिशाली था कि यह भयानक था, लेकिन राघव इतना उत्साहित था कि वह लगभग नाचने लगा। आदिम अराजकता मनका ने उसे आत्मविश्वास दिया। इसके साथ वह पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ सकता था। कोई बात नहीं, मैं बहुत उत्साहित हूं। यह अवस्था गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त नहीं है। राघव ने आदिम अराजकता वाली जगह छोड़ दी, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। इस तरह से शोधन की विफलता दर बहुत अधिक होगी। अचानक उसके दाहिने पैर के तलवे से हल्की सी भनभनाहट हुई। राघव चौंक गया, जल्दी से देखने लगा कि क्या हुआ है। हा, यह वास्तव में भाग्य के जोड़े में आने का मामला है। जीवन भाग्य सितारा पूरी तरह से संघनित हो गया है। अब मुझे केवल 9 सितारा परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हे, जब मैंने 3 सितारा युद्ध कवच को बुलाया, तो क्या हुआ अगर शकेश का असली शरीर आ गया? मैं उसे एक ही थप्पड़ से मार डालूंगा। राघव बैठ गया और एक बड़ा जार निकाला। उसके अंदर लाइफ फेट पिल्स थे, जिन्हें उसने पहले ही परिष्कृत कर लिया था। अपना मुंह खोलकर उसने एक ही बार में 1 दर्जन गोलियां निगल लीं। जब राघव एकांतवास में था, तो यह खबर कि उसने शकेश की हत्या कर दी है तेजी से अन्य प्रांतों में फैल गई। इसके अलावा राघव की लड़ाई की फोटोग्राफिक तस्वीरें अंतहीन रूप से दोहराई गईं और बड़े और छोटे दोनों संप्रदायों को भेजी गईं। अनिवार्य रूप से किसी भी स्थिति वाले किसी भी व्यक्ति को एक प्रति प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को खूब मुनाफा हुआ। सिर्फ फोटोग्राफिक जेड बेचकर ही उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। जैसे जैसे वे फोटोग्राफिक जेड फैलते गए, राघव का नाम आसपास के प्रांतों में गूंजने लगा। उन प्रांतों की साधना दुनिया में बहुत कम लोग थे जो उसका नाम नहीं जानते थे। इससे पहले वह ज्यूली गुप्त क्षेत्र में धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के शीर्ष विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ चुका था। इससे उसका नाम पहले ही फैल चुका था, लेकिन इस बार यह और भी भयानक था। यहां तक कि एक दिव्य प्राणी भी उसके द्वारा मारा गया था। क्या राघव स्वर्ग को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था? हालांकि शकेश के साथ राघव की लड़ाई की खबर के साथ ही एक और खबर भी फैली। यह खबर एक बड़ी ताकत के बारे में थी जो मो परिवार को निशाना बनाने की योजना बना रही थी। कई ताकतें इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थीं कि आखिर किस तरह का अस्तित्व किंग प्रांत के शासक को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। अपनी जिज्ञासा में कई विशेषज्ञ किंग प्रांत की ओर दौड़ पड़े और उत्साह को देखने की तैयारी करने लगे। साथ ही वे यह भी देखना चाहते थे कि क्या राघव उतना ही शक्तिशाली है जितना कहानियों में बताया गया था। हालांकि उन्होंने फोटोग्राफिक जेड में छवियां देखी थीं, लेकिन फोटोग्राफिक जेड केवल छवि और ध्वनि रिकॉर्ड करते थे। किसी भी आभा को महसूस करना असंभव था, इसलिए उन्हें देखना हमेशा थोड़ा अवास्तविक लगता था। किंग प्रांत में उथल पुथल का दौर चल रहा था। हर दिशा से विशेषज्ञ एकत्रित हुए, जिससे किंग प्रांत में माहौल अलग हो गया। कई दिनों बाद एक गंभीर खबर फैली। देसाई परिवार के विशेषज्ञ किंग प्रांत में उतर आए थे और वे उग्र रूप से शहर में पहुंचे। इससे किंगजोउ शहर में बहुत हंगामा मच गया। देसाई परिवार को इतना क्रोधित देखकर उन सभी को मो परिवार के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई की आशंका थी। आखिरकार राघव ने शकेश के क्लोन को मार डाला था, जिससे दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल तक आगे बढ़ने का उसका रास्ता बंद हो गया था। यह एक बहुत बड़ी दुश्मनी थी। देसाई परिवार के दर्जनों विशेषज्ञों का नेतृत्व एक आधे कदम के समुद्री विस्तार विशेषज्ञ द्वारा किया गया था। उनकी बढ़ती हत्या की मंशा को देखकर सभी को पता था कि एक भयानक लड़ाई शुरू होने वाली थी और वे सभी देखने के लिए बाहर निकल आए। हुआयुन नीलामी घर के कमीनों, यहां से निकल जाओ। आज अगर तुमने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुम्हारा नीलामी घर तहस नहस कर दूंगा। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि देसाई परिवार मो परिवार के लिए मुसीबत ढूंढने नहीं गया, बल्कि सीधे हुआयुन नीलामी घर चला गया। देसाई परिवार के विशेषज्ञ ने
हुआयुन नीलामी घर के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। उस मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वे पूरी इमारत को नष्ट करना चाहते थे। इससे सभी चौंक गए। यह जानना जरूरी था कि हुआयुन नीलामी घरों के पीछे हुआयुन संप्रदाय था। यह एक बहुत बड़ा अस्तित्व था जिसने पिलटॉवर को भी चुनौती देने की हिम्मत की। आखिर देसाई परिवार क्या करने की योजना बना रहा था? ये सम्मानित अतिथि किस लिए आए हैं? हुआयुन नीलामी घर से बाहर आए लोगों में ईशान और सरोजिनी शामिल थे। वे भी बहुत चौंके हुए थे। उन्होंने कई सालों से किसी को हुआयुन संप्रदाय के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए आते नहीं सुना था। हालांकि हुआयुन संप्रदाय के नियमों के अनुसार उन्हें मेहमानों का स्वागत करते समय हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। जब तक कि वे लोग वास्तव में हमला न करें, उन्हें उनके साथ मेहमानों की तरह व्यवहार करना पड़ता था। कमीने, तुम्हारा हुआयुन नीलामी घर वास्तव में मेरे देसाई परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। तुमने हमें जो दिव्य मिट्टी बेची है वह वास्तव में जहरीली है, देसाई परिवार के बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए कहा। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। उन्हें अचानक याद आया कि कैसे शकेश ने 1 महीने पहले हुआयुन नीलामी घर से भारी कीमत पर कुछ चमत्कारी मिट्टी खरीदी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मिट्टी ने पूरे किंग प्रांत को हिलाकर रख दिया था। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को इसके बारे में तब पता चला जब यह बिक चुकी थी, और इसलिए उन्हें इसके प्रभावों को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका नहीं मिला। अब इस बुजुर्ग की उग्र दहाड़ और उसके विकृत भाव को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। वरिष्ठ, अगर आपको कुछ कहना है तो आप इसे अंदर कह सकते हैं। सड़कों पर चिल्लाना उचित नहीं है, ईशान ने बहुत विनम्रता से कहा। वह चाहता था कि वे अंदर ही बातचीत करें। आखिरकार एक व्यवसायी के रूप में उसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार पर विशेष ध्यान देना था, लेकिन प्रवेश द्वार पर गाली गलौज करना उनकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं था। झूठ मत बोलो, तुम छोटे फेरी वालों। अगर तुमने मेरे देसाई परिवार को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम अभी तुम्हारे हुआयुन नीलामी घर को ध्वस्त कर देंगे। ईशान और सरोजिनी के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उन्हें फेरी वाला कहना भले ही वर्जित न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके लिए बेहद अपमानजनक था। ये पिलटॉवर के लोग ही थे जो हुआयुन संप्रदाय को फेरी वाले कहकर उनका मजाक उड़ाना पसंद करते थे। हालांकि केवल पिलटॉवर के लोगों के पास ही ऐसा कहने की शक्ति थी। अब जबकि देसाई परिवार ने भी इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत की तो यह बहुत ज्यादा था। उनके रवैये को जोड़ते हुए विनम्रता का समय खत्म हो गया था। हुआयुन संप्रदाय अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। एक पल के लिए पिलटॉवर द्वारा दबाए जाने के अलावा कोई अन्य शक्ति नहीं थी जो उनके प्रति इतनी बेलगाम होने की हिम्मत कर सके। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, देसाई परिवार से वरिष्ठ, मैं आपको केवल इस सिद्धांत के कारण वरिष्ठ कहता हूं कि मेहमानों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे डरता हूं। यदि आप मेरे हुआयुन नीलामी घर को ध्वस्त करना चाहते हैं तो कृपया आगे बढ़ें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा करने के बाद आपका देसाई परिवार इस दुनिया में कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। उसने हाथ हिलाया और एक तरफ हट गया। उसका मतलब था कि वे आगे जा सकते हैं। वह उन्हें नहीं रोकेगा। देसाई परिवार का बुजुर्ग उदास हो गया। उसने अभी जो कहा था वह सिर्फ शब्द थे। वह जानता था कि हुआयुन संप्रदाय किस तरह का अस्तित्व है। यह एक बहुत बड़ा अस्तित्व था जो पिलटॉवर को चुनौती देने की हिम्मत रखता था। वह उनके नीलामी घर में एक भी फूलदान तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि हुआयुन संप्रदाय के सभी शिष्य बहुत मिलनसार और अच्छे स्वभाव के थे। वे शायद ही कभी किसी को भड़काते थे। यही बात उसे इतना बेलगाम बनाती थी। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि उसके उकसावे ने ईशान को क्रोधित कर दिया था। ईशान के विचार स्पष्ट थे। तुम दिखावा करना चाहते हो? आगे बढ़ो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे हुआयुन संप्रदाय के क्रोध को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो। अब जब उसने इतने बड़े शब्द कहे थे और इतने सारे विशेषज्ञ उसे देख रहे थे तो वह बहुत असहज हो गया। अगर आप बाघ की सवारी करते हैं तो उससे उतरना मुश्किल है। ईशान ने उसके अजीब भाव को देखा
और लिए चीजों को और कठिन न बनाने का फैसला किया। आखिरकार वह एक व्यापारी था। जब तक कि बात वापस न आने की स्थिति तक न पहुंच जाए, वह किसी मेहमान को नाराज नहीं करेगा। देसाई परिवार के वरिष्ठ, यह छोटा अब भी थोड़ा असभ्य था। कृपया मुझे माफ करें। हालांकि यह कहना कि मेरा हुआयुन संप्रदाय आपको नुकसान पहुंचाएगा थोड़ा ज्यादा है। मेरा हुआयुन संप्रदाय हमेशा खुले तौर पर निष्पक्ष और ईमानदारी से व्यवहार करता है, किसी को धोखा नहीं देता। कई सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई समस्या है तो मुझे यकीन है कि हम उन्हें हल कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह से अपना गुस्सा निकालना किसी भी चीज को हल करने में सक्षम नहीं है ना? ईशान ने कहा। उन छिपे हुए विशेषज्ञों के पास ईशान की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह हुआयुन संप्रदाय का सार था। यह स्पष्ट रूप से दूसरा पक्ष था जिसने जानबूझकर उन्हें उकसाया था। लेकिन हुआयुन संप्रदाय अभी भी चतुर था, उन्हें चेहरा दे रहा था। वह स्पष्ट रूप से देसाई परिवार के इस बुजुर्ग को बाहर निकलने का रास्ता दे रहा था। सच में हुआयुन संप्रदाय की विशालता कुछ ऐसी थी जिसे हर कोई जानता था। ईशान को इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तथ्य यह है कि वह ऐसा था, उसके व्यवसाय दर्शन को दर्शाता है। वह निश्चित रूप से दूसरों को दबाने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। क्या यह सब आपके हुआयुन नीलामी घर के सामान की वजह से नहीं है? वह कोई दिव्य मिट्टी नहीं थी। यह व्यावहारिक रूप से एक राक्षसी मिट्टी थी, जिसके कारण मेरे देसाई परिवार के मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री सभी सूख गए और अपनी अंतिम सांसों पर थे। बोलो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हालांकि इस बुजुर्ग को पता था कि ईशान ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है, फिर भी वह गुस्से से चिल्ला रहा था। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक बड़ा पेड़ सभी के सामने प्रकट हुआ। वह बड़ा पेड़ 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से नंगा था। उस पर एक भी पत्ती नहीं थी। यह बताना असंभव था कि यह मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री था। इसके अलावा यह देखकर कि यह कितना मुरझाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि इसका जीवन काल अपनी सीमा तक पहुंच गया था। यह मेरे देसाई परिवार का मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री है। यह मूल रूप से फल फूल रहा था, लेकिन अब आपके हुआयुन नीलामी घर को मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। उस पेड़ को देखकर ईशान और सरोजिनी चौंक गए। इतना बड़ा मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री अनगिनत साल पुराना होगा। उस पेड़ की जीवन शक्ति सचमुच समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसमें और कुछ भी नहीं दिख रहा था। ईशान ने भौहें सिकोड़ी। वरिष्ठ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यह पेड़ बुढ़ापे के कारण मर गया। यह स्पष्ट रूप से अपने जीवन काल की सीमा तक पहुंच गया है। इसका मेरे नीलामी घर से क्या लेना देना है? क्या बकवास है? इसके जीवन काल की सीमा? मेरे देसाई परिवार के 300 से अधिक मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री एक ही समय में अपनी सीमा तक कैसे पहुंच सकते हैं? प्रत्येक मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री का जीवन काल 10,000 वर्षों से अधिक है। जिन पेड़ों को हमने कड़वाहट से पाला, उनमें से केवल आधे ही 10,000 साल की उम्र तक पहुंच पाए थे। मुझे बताओ, वे सभी एक ही समय में अपनी सीमा तक कैसे पहुंच सकते थे? देसाई परिवार के बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, यहां तक कि उसकी आंखें भी अब लाल हो गई थीं। मूल रूप से जब शकेश पहली बार उस दिव्य मिट्टी के साथ लौटा था, तो देसाई परिवार ने सीधे तौर पर मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट्स को उत्तेजित करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने पहले सैकड़ों विभिन्न औषधीय अवयवों पर इसका परीक्षण किया था। उन्होंने पाया कि एक आत्मा एकत्रीकरण संरचना के समर्थन के तहत जब तक आध्यात्मिक क्यूई को इस दिव्य मिट्टी में इंजेक्ट किया जाता है, तब तक वे औषधीय तत्व तेजी से बढ़ेंगे। एक अगरबत्ती का समय विकास के दशकों के बराबर था। फिर भी देसाई परिवार ने तुरंत मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्रीज पर इसका परीक्षण नहीं किया था। उन्होंने आधे महीने से अधिक समय तक परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि चाहे वे कोई भी पौधा इस्तेमाल करें, कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अंततः प्रयोग के तौर पर एक पुराने पेड़ को चुना जो अपनी आयु सीमा से बस कुछ ही सदियां दूर था।
वे इस बात से खुशी से पागल हो गए थे कि यह पुराना पेड़ पुनर्जीवित हो गया था, जीवन से भर गया था। दिव्य मिट्टी ने एक चमत्कारी ऊर्जा जारी की जिससे उस पुराने पेड़ पर जल्दी ही फल लगने लगे और सिर्फ 3 दिनों में पेड़ ने 1000 से अधिक फल पैदा कर दिए। परिणाम स्वरूप देसाई परिवार खुशी से पागल हो गया। केवल 3 दिनों में उन्होंने उस एक पुराने पेड़ से जो फल एकत्र किए थे वे अन्य 300 पेड़ों के 10 वर्षों के बराबर थे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फल बहुत धीरे धीरे परिपक्व होता है। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न किया वह यह थी कि पुराना पेड़ जीवन ऊर्जा से भर गया, मानो उसका पूरी तरह से पुनर्जन्म हो गया हो। कई परीक्षणों के बाद वे अंततः पूरी तरह से आश्वस्त हो गए और उन्होंने उस दिव्य मिट्टी को अपने प्रत्येक वृक्ष की जड़ों पर छिड़क दिया। उन्होंने न केवल प्रचुर मात्रा में फल प्राप्त किए, बल्कि उनके पेड़ों में भी जीवन पनपने लगा। देसाई परिवार की इच्छा थी कि वे इस दिव्य मिट्टी को और अधिक प्राप्त कर सकें और उन्होंने गुप्त रूप से लोगों को यह पता लगाने के लिए भेजा था कि आखिर किसने उस दिव्य मिट्टी को बिक्री के लिए भेजा है। वे उस व्यक्ति को अपने पक्ष में लाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, यदि वे जान पाते कि उस व्यक्ति ने यह दिव्य मिट्टी कहां से प्राप्त की है तो देसाई परिवार निश्चित रूप से उन्नति करेगा। लेकिन इसी समय एक दुखद समाचार आया। शकेश के क्लोन को मार दिया गया था। यह खबर बर्फ के पानी की एक बाल्टी की तरह थी जो देसाई परिवार के दिलों पर गिर गई। देसाई परिवार में 5 से ज्यादा लोग नहीं थे जो जानते थे कि शकेश के पास एक क्लोन है। यह एक पूर्ण रहस्य था। लेकिन जब शकेश अपने गुप्त कमरे से बाहर निकला और दहाड़ने लगा तो देसाई परिवार अपनी खुशी से चौंक गया। दिव्य मिट्टी चमत्कारी हो सकती है, लेकिन इसका उपयोग सीमित था। शकेश देसाई परिवार की सच्ची उम्मीद थी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो जब शकेश अपने क्लोन के साथ विलीन हो गया तो यह लगभग निश्चित था कि वह दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल तक पहुंच सकता था। दूसरे दर्जे का दिव्य व्यक्ति स्वर्गीय दाउस के और भी करीब था। स्वर्गीय दाउस ने उनके लिए और भी अधिक देखभाल दिखाई और वे अपने साधना पथ पर और भी आगे चलने में सक्षम हो गए। देसाई परिवार ने अपनी सारी उम्मीदें शकेश पर टिका रखी थीं, लेकिन राघव ने उस उम्मीद को नष्ट कर दिया। इस मामले के लिए यहां तक कि देसाई परिवार के कुलपति भी अपने एकांत से बाहर आ गए थे और उन्होंने तुरंत देसाई परिवार के सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा होने का आदेश दिया था। लेकिन ठीक उसी समय एक दूसरी दुखद खबर आई। दिव्य मिट्टी की दिव्य प्रकृति फीकी पड़ गई थी और परिणाम स्वरूप मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री धीरे धीरे मुरझाने लगे थे। उस खबर ने देसाई परिवार को डरा दिया। देसाई परिवार के पास कोई औषधीय खेत नहीं था, उनके पास कोई खदान नहीं थी, न ही उनका कोई व्यवसाय था। उनकी आय का अधिकांश हिस्सा इन मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ पेड़ों पर केंद्रित था। यह कहा जा सकता है कि वे पेड़ देसाई परिवार की जीवन रेखा थे। जब उन्होंने देखा कि वे सभी एक साथ बीमार पड़ गए हैं, यहां तक कि उनके पत्ते भी मुरझाकर गिर रहे हैं, तो देसाई परिवार तुरंत कार्रवाई में जुट गया। उन्होंने पेड़ों पर आत्मा को एकत्रित करने वाली संरचनाओं को सक्रिय करने की कोशिश की। उनमें अनंत जीवन ऊर्जा प्रवाहित हुई, लेकिन उन पेड़ों ने बेहतर होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। देसाई परिवार को यह नहीं पता था कि यह दिव्य मिट्टी राघव के आदिम अराजकता स्थान से आई थी। उस मिट्टी में एक रहस्यमय ऊर्जा थी और राघव अपनी आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करके मिट्टी को उत्तेजित करने में सक्षम था, जिससे वनस्पति तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि राघव ने जो दिव्य मिट्टी बेची थी उसमें उसने कुछ अतिरिक्त मसाला मिलाया था। वह मसाला आदिम अराजकता स्थान के केंद्र में अजीब काली मिट्टी थी। जब से उसने आदिम अराजकता स्थान प्राप्त किया था, तब से उसने इसकी शक्तियों की जांच करना नहीं छोड़ा था। उसने पाया कि इसकी साधारण पीली मिट्टी में एक रहस्यमय ऊर्जा होती है, और भले ही वह मिट्टी उसके आदिम अराजकता स्थान को छोड़ दे, जब तक कि आध्यात्मिक क्यूई है, यह वनस्पति के विकास को भी उत्तेजित कर सकती है। हालांकि इसका प्रभाव आदिम अराजकता वाले स्थान की तुलना में बहुत अधिक खराब था। इसके अलावा
मिट्टी की ऊर्जा सीमित थी। एक बिंदु के बाद चाहे आप कितनी भी आध्यात्मिक क्यूई डालें, मिट्टी अपना सारा प्रभाव खो देगी। पीली मिट्टी में केवल एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है। एक बार जब वह ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वह सिर्फ साधारण मिट्टी रह जाती है। जहां तक काली मिट्टी की बात है तो उसमें विनाश की आभा थी। यह पीली मिट्टी के बिल्कुल विपरीत थी। एक में जीवन था जबकि दूसरी में मृत्यु। ये दो चरम सीमाएं थीं। इसके अलावा काली मिट्टी पीली मिट्टी से कहीं ज्यादा भयानक थी। इसका असर 100 गुना ज्यादा था। इस बार राघव ने अपनी चाल की योजना बहुत सावधानी से बनाई थी। एक बार जब देसाई परिवार ने दिव्य मिट्टी को मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ पेड़ों पर रख दिया तो पेड़ों को न केवल पीली मिट्टी से पोषण मिलेगा बल्कि वे काली मिट्टी से भी संक्रमित होंगे। हालांकि क्योंकि उन्होंने काली मिट्टी का बहुत कम उपयोग किया था, इसलिए पहले तो यह पीली मिट्टी के कारण दब गई। लेकिन एक बार जब पीली मिट्टी की ऊर्जा का उपयोग कर लिया गया तो काली मिट्टी की मृत्यु ऊर्जा को दबाया नहीं जा सका। क्योंकि काली मिट्टी बहुत कम थी, इसलिए यह अपनी शक्ति धीरे धीरे जारी करेगी। लेकिन एक बार जब यह शुरू हो जाता तो मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्रीज इसका विरोध करने में असमर्थ हो जाते। एक दिन से भी कम समय में वे मुरझाने लगे थे। दूसरे दिन तक उनके पत्ते गिरने शुरू हो गए थे और 3 दिन बाद वे पेड़ पूरी तरह नंगे हो गए थे, जैसे किसी सुंदरी ने अपने कपड़े उतार दिए हों। तर्क के अनुसार एक सुंदरी जिसने अपने कपड़े उतार दिए हों वह और भी अधिक आकर्षक होगी। लेकिन अगर वह सुंदरी अपनी सारी जीवन ऊर्जा खो चुकी हो और एक मुरझाई हुई बूढ़ी डायन बन गई हो जिसके बाल बिल्कुल न हो, तो उसकी सुंदरता की सराहना करना वास्तव में कठिन था। 3 दिनों में देसाई परिवार के सभी पेड़ अपनी अंतिम सांसें लेने लगे थे। देसाई परिवार के मुखिया ने वास्तव में 3 बार खून उगल दिया था और बेहोश हो गए थे। अब वे सभी घबरा गए। उनके कुलपिता बेहोश हो गए थे। उनका कोई स्वामी नहीं था। देसाई परिवार के उच्च अधिकारियों ने तुरंत एक बैठक बुलाई। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि यह मामला एक जाल था, देसाई परिवार को निशाना बनाने वाला एक जाल। उन्हें हुआयून नीलामी घर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता थी। यहां तक कि शकेश के क्लोन की हत्या का मामला भी अस्थायी रूप से टाल दिया गया था। उन्हें पहले इस मामले को संभालना था। जहां तक शकेश का सवाल है, तो क्लोन की मौत से उसकी आत्मा घायल हो गई थी और उसे आराम करने के लिए कुछ दिनों की जरूरत थी। यह मामला बहुत गंभीर था। इससे पहले कि उनके पेड़ पूरी तरह से मर जाते, वे हुआयून नीलामी घर की ओर दौड़े ताकि पता लगा सकें कि क्या हुआ था। आखिर किसने उनके देसाई परिवार को फंसाया था। एक बार जब उन्हें अपराधी मिल जाता तो वे उस व्यक्ति को मारक सौंपने के लिए मजबूर करते। देसाई परिवार ने स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक आधे चरण वाले समुद्री विस्तार विशेषज्ञ को भी भेजा था। उन्होंने अपनी पूरी ताकतें नहीं भेजी थीं। इसका एकमात्र कारण यह था कि चाहे वे कितने भी घमंडी क्यों न हों, वे हुयुन संप्रदाय पर इस तरह हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे केवल स्पष्टीकरण मांग रहे थे। लेकिन देसाई परिवार के सदस्य वास्तव में बहुत उग्र थे। उनका रवैया बहुत असभ्य था, जिससे ईशान बेहद चिढ़ गए। इस बुजुर्ग से कहानी सुनकर ईशान को खेद हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, वरिष्ठ, मैं अपनी समझ और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए हुआयून संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करूंगा, लेकिन इस मामले को मेरे नीलामी घर पर दोष नहीं दिया जा सकता। क्या बकवास है। इसे आपके नीलामी घर ने बेचा है। अगर मैं आपको दोष नहीं देता तो मैं किसे दोष दूं? बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। अपने अच्छे स्वभाव के बावजूद ईशान अब गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठ, कृपया अपने लहजे पर ध्यान दें। हम व्यवसायी व्यापार करने के लिए मिलनसारिता पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं जिनका कोई अपमान कर सके। जब हमने इस दिव्य मिट्टी को बेचा तो मेरे नीलामी घर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इसकी पृष्ठभूमि अज्ञात है और इसका मूल्यांकन करना असंभव है। उस दिव्य मिट्टी का वास्तविक प्रभाव अज्ञात था और हमने इसे केवल किसी और की ओर से बेचा था। उस दिव्य मिट्टी को खरीदने में एक निश्चित मात्रा में जोखिम था, इसलिए
खरीदार को सतर्क रहना पड़ा। इसके अलावा मेरे नीलामी घर ने इसके लिए भुगतान किए गए आत्मा पत्थरों को 1 महीने तक रखा, ताकि अगर शकेश को लगे कि दिव्य मिट्टी में किसी तरह की समस्या है तो वह उस 1 महीने के दौरान इसे पूर्ण धन वापसी के लिए वापस कर सके। अब उस सीमा के बाद आधा महीना बीत चुका है। हमने विक्रेता को पहले ही पैसे दे दिए हैं। क्या आपको लगता है कि अब आपके लिए रिफंड मांगना उचित होगा? अनुबंध यही है। यह काले और सफेद रंग में लिखा गया है और बहुत स्पष्ट है। मेरा हुआयुन नीलामी घर कभी किसी को धोखा नहीं देता और हमेशा पूरी ईमानदारी से काम करता है। आपने मुझे इस तरह बार बार कोसा, यह कहते हुए कि मेरे नीलामी घर ने आपके देसाई परिवार को नुकसान पहुंचाया है। मैं कहूंगा कि आप मेरे हुआयुन संप्रदाय का अपमान कर रहे हैं और उसे भड़का रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। ईशान अंततः क्रोधित हो गया। उसने कई वर्षों तक इस नीलामी घर को चलाया था और यह पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। उसने देसाई परिवार के बुजुर्ग को घूर कर देखा। उसे अब वरिष्ठ भी नहीं कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम तर्क को जबरदस्ती तोड़ मरोड़ रहे हो। तुम्हारे नीलामी घर की दिव्य मिट्टी स्पष्ट रूप से जहरीली मिट्टी थी, जिसे जानबूझकर मेरे देसाई परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए डाला गया था। मेरे देसाई परिवार के सभी फलों के पेड़ अपनी आखिरी सांसों पर हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसका स्पष्टीकरण दूं? यदि आपका प्रतिष्ठित व्यक्ति पढ़ने में सक्षम है तो आपको इस अनुबंध पर लिखी बातें स्पष्ट रूप से पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। आपने इसे स्वेच्छा से खरीदा है और वहां पर यह भी लिखा है कि यह दिव्य मिट्टी खतरनाक हो सकती है और खरीदार को सतर्क रहना होगा। ईशान ने कहा, आपके देसाई परिवार ने केवल लाभ देखा लेकिन खतरे को भूल गए। लाभ मिलने के बाद आप अपनी संपत्ति के बारे में शेखी बघारना पसंद करते हैं, लेकिन नुकसान झेलने के बाद आप सड़कों पर गालियां देने निकल पड़ते हैं। बड़े भाई, सरोजनी ने कहा, बहन चिंता मत करो, वे हमें भड़काने के लिए यहां आए थे, इसलिए ऐसा कहना नियमों को तोड़ना नहीं माना जाता। व्यवसायी होने के नाते बेशक हमें अपने ग्राहकों के साथ विनम्र होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बदमाश यहां बेशर्मी से काम करने आता है तो हम उसे आंख मूंद कर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वे शिकायत करना चाहते हैं तो भी मैं उनकी शिकायतें स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि संप्रदाय हमें आसानी से धमकाए जाने की अनुमति नहीं देगा। सरोजिनी ने कहा, तुम। देसाई परिवार का बुजुर्ग क्रोध से बैंगनी हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बात करने के बाद ऐसा लगा जैसे यह उनका देसाई परिवार था जो घृणित छोटे लोग बन गए थे। ईशान के हाथों में अनुबंध के साथ, शकेश के व्यक्तिगत हस्ताक्षर के साथ वह कुछ भी नहीं कर सकता था। आपके देसाई परिवार को काफी नुकसान हुआ है। मेरी मानवतावाद के कारण मेरा नीलामी घर हमारे द्वारा लिया गया लेन देन शुल्क वापस कर सकता है, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी रियायत है, ईशान ने कहा। अंधेरे में छिपे हुए विशेषज्ञ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। हुआयुन नीलामी घर के काम करने के तरीके में वाकई कोई कमी नहीं थी। मूल रूप से इस अनुबंध के साथ देसाई परिवार अनिवार्य रूप से बिना किसी कारण के परेशानी पैदा करने के लिए यहां आया था। नीलामी घर ने पहले ही कहा था कि वे उस मिट्टी की उत्पत्ति का पता लगाने में असमर्थ थे और यह खतरनाक थी, लेकिन उनके देसाई परिवार ने संभावित लाभ को देखा और जल्दबाजी में इसका इस्तेमाल किया। अब जब उन्हें इसके लिए भुगतना पड़ा तो वे तुरंत दुश्मनी पर उतर आए। यह वास्तव में घृणित था। इसकी तुलना में हुआयुन संप्रदाय, जो इतना विशाल अस्तित्व था, ने देसाई परिवार द्वारा उनके लिए मुसीबत ढूंढने के बावजूद उन्हें दबाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। देसाई परिवार की असभ्य गालियों के बावजूद उन्होंने फिर भी विनम्रता से जवाब दिया, यहां तक कि उन्हें अपना कमीशन वापस करने के लिए भी सहमत हुए। दूसरे शब्दों में, उन्होंने इस लेन देन से जो भी लाभ कमाया था उसे खो दिया और उनका सारा काम बर्बाद हो गया। इस तरह का रवैया वाकई सराहनीय था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हुआयुन संप्रदाय की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी थी। इस उदारता ने उन्हें अनगिनत विशेषज्ञों की अच्छी राय दिलाई। अब इन विशेषज्ञों ने देसाई परिवार को और भी अधिक घृणित पाया। वे
एक भव्य प्राचीन परिवार वास्तव में अपनी गलतियों के लिए किसी और को दोषी ठहराना चाहते थे। वे वास्तव में बेशर्म थे। जब वे जीतते हैं तो खूब हंसते हैं, लेकिन हारते ही बच्चों की तरह रोने लगते हैं। हा, कितना दिलचस्प है। दूर के एक रेस्तरां में शराब पी रहे एक बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इन लोगों की साधना का आधार इतना ऊंचा था कि वे दर्जनों मील दूर से भी उसकी आवाज साफ सुन सकते थे। इसके अलावा उसकी आवाज बहुत ही कोमल थी, मानो वह कोई साधारण व्यक्ति हो जो सामान्य रूप से बातचीत कर रहा हो। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। वे उसकी हिम्मत से हैरान थे, लेकिन वे इस बात से भी हैरान थे कि देसाई परिवार को अपमानित करने की हिम्मत करने के लिए उसे कितना मजबूत होना पड़ा। देसाई परिवार के बुजुर्ग क्रोधित हो गए और वह इस व्यक्ति को शाप देने ही वाले थे कि उन्होंने उसकी पीठ पर तलवार देखी। उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उनके शाप वापस उनके पेट में चले गए। उसके हाव भाव देखकर काफी लोगों को ठंड लग गई। देसाई परिवार का अपमान करने और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत न करने देने में सक्षम होना, ऐसा लग रहा था कि इस वरिष्ठ की उत्पत्ति काफी शक्तिशाली थी। देसाई परिवार के बुजुर्ग ने उस वरिष्ठ को नजरअंदाज कर दिया और वापस ईशान की ओर मुड़ गए। मेरे देसाई परिवार को पैसों की कमी नहीं है, बताओ उस दिव्य मिट्टी को किसने बेचा? क्षमा करें, लेकिन हमारे हुआयुन नीलामी घरों की जिम्मेदारी है कि वे अपने विक्रेताओं की पहचान उनकी सुरक्षा के लिए गोपनीय रखें। कृपया मुझे माफ करें कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, ईशान ने कहा। एक ओर उनके पास इसे गोपनीय रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन दूसरी ओर ईशान को वास्तव में यह नहीं पता था कि इस दिव्य मिट्टी को किसने बेचा था। वेद शर्मा ने उसे सिर्फ यह कहते हुए सौंप दिया था कि यह किसी रहस्यमयी ग्राहक की ओर से है। चूंकि यह उसे वेद शर्मा ने दिया था, तो इसका मतलब था कि वेद शर्मा को यकीन था कि यह किसी साफ स्रोत से आया है। उसने आगे कुछ नहीं पूछा था। उनकी सुरक्षा के लिए इसे गोपनीय रखें। वह व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे देसाई परिवार का दुश्मन होगा और जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यदि आप जवाब देने से इनकार करते हैं, तो फिर तुम मेरे नीलामी घर को ध्वस्त कर दोगे। ठीक है, कृपया आगे बढ़ो। मैं तुम्हें किसी भी समय इसे ध्वस्त करने के लिए स्वागत करता हूं, ईशान ने व्यंग्य किया। उसने सीधे उन्हें अनदेखा कर दिया। सरोजिनी को नीलामी घर में वापस खींच लिया। दर्शकों ने भी अंदर से हंसी उड़ाई। देसाई परिवार का यह बुजुर्ग निश्चित रूप से दूसरों को दबाने के लिए अपने पद का उपयोग करने का आदी था, लेकिन उसे पहले यह पता होना चाहिए कि उसका लक्ष्य कौन था। हुआयुन संप्रदाय एक विशाल अस्तित्व था जिसने पिल टॉवर को चुनौती देने की भी हिम्मत की। उनके लिए यह कहने के लिए कि वे अपने नीलामी घर को ध्वस्त कर देंगे, उन्हें वास्तव में मरना चाहना था। वे इसलिए विनम्र नहीं थे क्योंकि वे आपसे डरते थे। वे इसलिए विनम्र थे क्योंकि उनमें पेशेवर ईमानदारी थी। अब देसाई परिवार ने वास्तव में ऐसा किया था। हुआयुन संप्रदाय द्वारा उनकी अनदेखी करने से ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद को थप्पड़ मार लिया हो। देसाई परिवार के बहादुर योद्धाओं, डरो मत। उनके नीलामी घर को ध्वस्त कर दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत आशावादी हूं। यह सही है, यह सही है। देखो तुम्हारे पास कितने लोग हैं। अगर तुम चीजों को ऐसे ही छोड़ देते तो क्या तुम सिर्फ छोटे कछुओं के झुंड में नहीं बदल जाते? देसाई परिवार के चेहरे पर क्या असर होता? आगे बढ़ो जोशीले वीरों, अपनी मुट्ठियों से उनका प्रवेश तोड़ दो। आइए देखें कि एक प्राचीन परिवार कितना अद्भुत है। मैं तुम्हारा उत्साहवर्धन कर रहा हूं। कई लोग चिल्लाए। देसाई परिवार के लोगों को हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश की। बेशक उन्होंने खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की और बस छाया से चिल्लाए। यह एक आम मामला था जहां खड़े लोग बड़ी गड़बड़ी को देखकर नहीं डरते थे। इसके अलावा वे देसाई परिवार के अहंकारी व्यवहार से बहुत पहले ही थक चुके थे। बुजुर्ग का चेहरा ठंडा था और उसे मारने की इच्छा थी, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। अंत में वह अपने लोगों को एक उदास चेहरे के साथ ले गया। अरे, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतना कायर है। वह बहुत ही क्रूरता से आया था, लेकिन अब वह इतनी जल्दी जा रहा है। कितना कमजोर आदमी है।
दर्शक निराश थे। जिस अच्छे शो की उन्होंने उम्मीद की थी उसका अंत इस तरह हुआ। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि वे रत्विक की ओर नहीं बल्कि शहर के बाहर जा रहे थे। रुको, क्या यह वह दिशा नहीं है जहां वह रहस्यमय शक्ति स्थित है? क्या देसाई परिवार मो परिवार को निशाना बनाने के लिए उस शक्ति से हाथ मिलाने वाला है? तब यह वास्तव में मो परिवार के लिए खतरनाक होगा। यह वास्तव में संभव है। राघव ने शकेश के क्लोन को मार डाला। मैंने सुना है कि इससे सेलेस्टियल रैंक 2 पर पहुंचने की उसकी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उनकी दुश्मनी अब पक्की हो गई है। अब जबकि राघव रत्विक में छिपा हुआ है, देसाई परिवार को उसे मारने के लिए रत्विक को तोड़ना होगा। इस बार मो परिवार शायद बर्बाद हो गया है, लेकिन यह वाकई दिलचस्प है। शुरू से ही उन्होंने जो कुछ भी हो रहा था उसे अनदेखा किया, अपने काम से मतलब रखा, जैसे कि वे बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। यह बताना असंभव है कि वे क्या सोच रहे हैं। मो परिवार को निशाना बनाने वाली शक्ति ने आखिरकार हिडन ड्रैगन एबोर्ड में लड़ाई में अपना चेहरा दिखाया था, लेकिन वह मध्यम आयु वर्ग का आदमी और उसके विशेषज्ञों का समूह वास्तव में रहस्यमय था और उन्होंने लड़ाई नहीं की थी। हालांकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अनुमान लगाया कि वे निश्चित रूप से एक प्राचीन परिवार के स्तर पर थे, अन्यथा वे शकेश के साथ काम करने में सक्षम नहीं होते। अगर वह अनुमान सही था तो 2 प्राचीन परिवारों के सामने मो परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई सस्पेंस नहीं था। हालांकि रत्विक ने जो शांति दिखाई वह वाकई अकल्पनीय थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मो परिवार ने अभी तक किसी से मदद मांगने के लिए बाहर नहीं निकला था। वे पूरी तरह से चुप थे। किंग प्रांत में अराजकता शुरू हो चुकी थी। 3 महान शक्तियों के विनाश के बाद रत्विक एकमात्र शासक बन गया था, लेकिन अब रत्विक को 2 अन्य शक्तियों से खतरा था। कई बाहरी शक्तियों ने किंग प्रांत की ओर हाथ बढ़ाने का अवसर देखा, यहां तक कि कुछ शक्तियां धीरे धीरे 3 महाशक्तियों द्वारा छोड़े गए व्यवसायों को अपने में समाहित करने लगीं। यह स्पष्ट रूप से रत्विक के लिए एक उकसावे की बात थी, लेकिन मोगेटे ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दरअसल कुछ ताकतों ने उनके क्षेत्र के कुछ छोटे हिस्सों पर जबरन कब्जा कर लिया था और मोगेटे ने फिर भी कोई आवाज नहीं की। परिणाम स्वरूप 3 महाशक्तियों द्वारा पीछे छोड़ी गई चीजें पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गईं, क्योंकि कई छोटी शक्तियों ने उन्हें अवशोषित करने की कोशिश की। वास्तव में कुछ तो ऐसे भी लग रहे थे कि वे उन 3 महाशक्तियों के समान शक्ति स्तर तक पहुंच सकते हैं। वे सभी बस अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। रत्विक के नष्ट होते ही वे तुरंत अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेंगे। वे किंग प्रांत के शासक बनने के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे बस नए शासक के स्थापित होने से पहले ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने की उम्मीद कर रहे थे। देसाई परिवार के विशेषज्ञों के चले जाने के बाद बाकी लोग भी तितर बितर हो गए। किंगजोउ शहर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यह तूफान से पहले की शांति के एहसास से भर गया। आज राघव का मूड बहुत अच्छा था। जैसे ही वह अपने एकांत से बाहर निकला, उसने एक ऐसी खबर सुनी जिसने उसका उत्साह बढ़ा दिया। देसाई परिवार के फलों के पेड़ मुरझाने लगे थे। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। देसाई परिवार के लोग वाकई बहुत लालची थे। क्या उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए? उस दिव्य मिट्टी ने उन्हें मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फलों का बहुत अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी होगी, लेकिन यह अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गी को मारने से अलग नहीं था। अब देसाई परिवार को वास्तव में एक गंभीर झटका दिया गया था। उनकी जीवन रेखा कट जाने और आगे कोई आय न होने के कारण देसाई परिवार निश्चित रूप से गर्म बर्तन में चींटियों की तरह व्यवहार कर रहा था। इसके अलावा जो बात उसे और भी अधिक उत्साहित कर रही थी वह यह थी कि बहुत सारी गोलियां खाने के बाद लाइफ फेट स्टार अंततः पूर्णता तक पहुंच गया था। इसका मतलब था कि वह आखिरकार 3 स्टार बैटल आर्मर को बुला सकता था। फिर स्वर्गीय दांव दमन का प्रभाव और भी कम हो जाएगा। असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के साथ सेलेस्टियल्स राघव को दबाने में असमर्थ थे। युवा मास्टर राघव,
अमर नशा मंडप के सारिका ने आपको एक उपहार भेजा है। रथविक के एक गार्ड ने सम्मानपूर्वक राघव को एक पत्र के साथ एक कढ़ाई वाला केस सौंपा। सारिका, राघव चौंका। वह उसे कुछ क्यों भेजेगी? केस खोलते ही उसे एक फोटोग्राफिक जेड दिखा। इसके अलावा और कुछ नहीं था। पत्र खोलते ही उसे एक पंक्ति में सुंदर शब्द दिखे। नश्वर संसार में हमारी मुलाकात एक स्वप्न की तरह थी। मैंने तुम्हारे दिल की बात सुनने के लिए अपना पहला गाना बजाया। अब जब मैं अपनी दुनिया में वापस आ रहा हूं तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांत करने के लिए यह गाना छोड़ रहा हूं। मुकेश ने पढ़ा। अरे, क्या यह एक प्रेम पत्र है? क्या तुम भूत हो? तुम यहां कब आए? राघव ने देखा कि किसी अज्ञात बिंदु पर मुकेश उसके पीछे प्रकट हुआ था। हे राघव, कितना कुशल। उस सारिका ने वास्तव में तुम्हें एक प्रेम पत्र लिखा है। जल्दी करो, चलो देखते हैं कि उस फोटोग्राफिक जेड के अंदर क्या है, मुकेश ने कहा। खैर, उसने यह सिर्फ मेरे लिए छोड़ा है। मुझे नहीं लगता कि बकवास, तुम इतने तेज कैसे हो? राघव ने अपने आधे शब्द ही कहे थे कि मुकेश ने फोटोग्राफिक जेड को सक्रिय कर दिया। उनके सामने एक प्रतिमा प्रकट हुई। उस प्रतिमा के भीतर एक श्वेत वस्त्रधारी स्त्री एक जीथर के पास बैठी थी। वह अत्यंत कुलीन दिख रही थी। पतली भौहें, शरद ऋतु के पानी जैसी आंखें और जेड जैसी त्वचा। वह एक पवित्र देवी की तरह थी, कुलीन और भव्य। यह सारिका है? कितना सुंदर है, मुकेश ने बड़ी आंखों से कहा। राघव का दिल भी कांप उठा। यह औरत जरूर सारिका होगी। ऐसा व्यवहार सिर्फ उसी के पास था। लेकिन इस बार उसने अपना घूंघट उतार दिया था। अचानक उसकी कोमल उंगलियों ने धीरे से सितार के तारों को झंकृत किया। अमर संगीत जैसी ध्वनि निकली जो हृदय में गहराई तक उतर गई और आत्मा को स्वच्छ कर गई। संगीत सुनते हुए राघव को लगा जैसे वह अपना सारा गुस्सा भूल गया हो। उसका दिल शांत और शांतिपूर्ण हो गया। कोई खुशी या चिंता नहीं, कोई डर या गुस्सा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे दो कोमल हाथ उसके दिल को धीरे से सहला रहे हों। इससे वह अपनी सारी परेशानियां भूल गया और उसकी आत्मा सच्ची शांति की स्थिति में पहुंच गई। कुछ समय बाद वह छवि धुंधली हो गई। वे दोनों अभी भी वहीं खड़े थे, किसी रहस्यमयी दुनिया में खोए हुए। आह, यह सारिका वास्तव में एक देवी जैसी महिला है। इस गीत को सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरा मानसिक क्षेत्र बहुत आगे बढ़ गया है। राघव, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो, मुकेश ने ईर्ष्या से कहा। क्या अच्छी किस्मत है। क्या तुम नहीं समझ रहे हो कि वह क्या कह रही है? वह पहले ही किंग प्रांत छोड़ चुकी है। अब से हम वास्तव में दो अलग अलग दुनिया के लोग होंगे, राघव ने कहा। हे, इसे इतनी जल्दी मत हटाओ। अच्छी चीजें साझा की जानी चाहिए। मुझे इसे कॉपी करने दो। रुको, लानत है, इसे कॉपी करना संभव नहीं है। मुकेश ने एक फोटोग्राफिक जेड निकाला था और उसे कॉपी करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि सारिका ने जो फोटोग्राफिक जेड छोड़ा था वह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और वह इसे कॉपी नहीं कर सका। इससे वह बहुत परेशान हो गया। यह गीत व्यक्ति की आत्मा के लिए बहुत लाभकारी था। कभी कभी इसे सुनने से व्यक्ति की गति बहुत तेज हो जाती थी। यह वस्तुतः एक दिव्य गीत था, लेकिन मुकेश का चेहरा चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो, बेशक वह राघव से इस बात पर झगड़ा नहीं करेगा। यह एक उपहार था जो किसी और ने उसे दिया था। वह केवल राघव को इसे दूर रखते हुए देख सकता था। राघव को सारिका के प्रति कृतज्ञता का भाव महसूस हुआ। यह फोटोग्राफिक जेड उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं था, क्योंकि वह अन्य लोगों से अलग राह पर चलता था। लेकिन सीमा, अमोदिता और ड्रैगनब्लड लीजन के सदस्य सभी इस गीत का उपयोग कर सकते थे। इस गीत को सुनने से उनके मानसिक क्षेत्र उनके साधना आधारों को पार कर जाएंगे। 7 दिन बाद एक खबर ने किंग प्रांत को हिलाकर रख दिया। शकेश का असली शरीर आ गया था। जाहिर है, शकेश राघव के साथ लड़ाई की योजना बना रहा था। वह अपने क्लोन का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता था। किंग प्रांत में बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। उस भारी वातावरण के कारण लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। शंकराचार्य ने मुकेश और राघव को बाहर न जाने का आदेश भेजा। उसी समय मो परिवार के एकांत विशेषज्ञ भी बाहर आ गए। यह पहली बार था जब मो परिवार ने वास्तविक युद्ध की स्थिति में प्रवेश किया था।
उनके सभी विशेषज्ञ एकत्रित होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। राघव को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मो परिवार के पास वास्तव में 400 से अधिक जियानटियन विशेषज्ञ थे। यह एक बहुत शक्तिशाली लाइनअप था। एक विशाल युद्ध का पर्दा उठने वाला था। राघव को एहसास हो गया था कि मो परिवार के सदस्य कितने युद्ध प्रिय थे, यहां तक कि उनका खून भी गर्म होने लगा था। बूढ़े भूत शंकराचार्य, चलो झुलसे हुए धरती के जंगल के सामने एक निर्णायक लड़ाई करते हैं, वहां से निकल जाओ। अचानक पूरे किंगजौ शहर में एक चीख गूंज उठी। उस उग्र चिल्लाहट ने किंगजौ शहर के भीतर असंख्य शक्तियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या अंततः एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था? यद्यपि किंग प्रांत में अनगिनत शक्तियां थीं और एक अंतहीन संघर्ष चल रहा था, लेकिन यह अज्ञात था कि इतने बड़े युद्ध को हुए कितने वर्ष बीत गए थे। शर्म की बात है, तू भी इतना अहंकारी हो सकता है? तो फिर इस बूढ़े को देखना चाहिए कि किस में इतनी हिम्मत है। शंकराचार्य ने उपहास किया। उसकी आवाज आसमान को हिला रही थी, अविश्वसनीय रूप से दबंग। उसके हाथ की एक लहर के साथ मो परिवार के सभी विशेषज्ञ रथविक से बाहर निकल गए। इस पैमाने पर लड़ाई शहर में नहीं हो सकती थी। इससे पूरा किंगजौ शहर नष्ट हो जाएगा और अनगिनत निर्दोष लोग इसमें फंस जाएंगे। राघव और मुकेश शंकराचार्य के पीछे पीछे चले गए। शंकराचार्य अब एक दिव्य हथियार की तरह लग रहा था, जो आखिरकार खुल गया था। उसकी तीक्ष्णता ने दुनिया को हिला दिया था। मो युनशान और अन्य लोग उसका पीछा कर रहे थे। करीब 500 शियांटियन विशेषज्ञ ऊंची उड़ान भरते हुए युद्ध के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। वे सभी विशेषज्ञों में विशेषज्ञ थे। ये लोग केवल मो परिवार के विशेषज्ञ थे। सलोनी मूल रूप से शामिल होने की योजना बना रही थी, लेकिन उसे राघव ने रोक दिया था।